हेलो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में बीजांड की संरचना के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में बीजांड का परिवर्तन अपने को पढ़ना है। बीजांड कैसे बनता है, कैसे विकसित होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। बीजांड का परिवर्धन जो होता है उसमें दो प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहली प्रक्रिया का नाम है गुरु बीजाणु जनन और दूसरी प्रक्रिया का नाम है गुरु युग्मक जनन। गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्मक जनन क्रियाओं के फलस्वरूप बीजांड का निर्माण होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को अपन पढ़ेंगे। पहली प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन नाम से पता चल रहा है गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, गुरु बीजाणु बनेगा। अब वो बनेगा कैसे, इसको अपन समझेंगे। तो ये जो चित्र दे रखे हैं पूरे, इन चित्रों में यह समझाया गया है कि गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। प्रक्रिया का नाम है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया में सबसे पहले बीजांड काय बीजांडासन से एक छोटी सी गोल आकार की अतिवृद्धि के रूप में विकसित होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बीजांड काय है, ये छोटा सा गोल आकृति का है और इसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब की सब होती है विभज्योत की। विभज्योत की कोशिकाओं का मतलब जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है। विभाजनशील कोशिकाओं को कहा जाता है विभज्योत की कोशिकाएं। और विभज्योत की कोशिकाओं के समूह के चारों ओर एक कोशिकीय बाह्य त्वचा होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले बीजांड काय का निर्माण हो जाता है। अब बीजांड काय का आकार बढ़ता है क्योंकि इसमें सभी कोशिकाएं विभज्योत की है। वो विभाजन करेगी और विभाजन करके बीजांड काय का आकार बढ़ाएगी। तो अगले चित्र में आप देख सकते हैं बीजांड काय का आकार थोड़ा बढ़ गया और बाह्य त्वचा के नीचे की कोई भी एक कोशिका आकार में वृद्धि कर जाती है, उसका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। उस कोशिका को कहा जाता है आर्की स्पोरियल कोशिका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कोशिका है आर्की स्पोरियल कोशिका है, ये बन गई। इसी के साथ में आंतरिक अध्यावरण का निर्माण भी हो जाता है। आगे बीजांड काय का आकार और बढ़ता है। तो अगले चित्र में आप देख सकते हैं बीजांड काय का आकार और बढ़ गया क्योंकि विभज्योत की कोशिकाएं हैं तो ये विभाजन करेगी जिससे बीजांड काय का आकार बढ़ेगा। और ये जो आर्की स्पोरियल कोशिका है, इस कोशिका में होगा परिणत विभाजन और परिणत विभाजन से बनेगी दो कोशिकाएं। ये दो कोशिकाओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं। एक कोशिका का नाम है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका और दूसरी का नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो कोशिका है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है और ये जो कोशिका है वो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और इसी के साथ में बाह्य अध्यावरण का निर्माण भी हो जाता है। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये विभाजन करके बीजांड काय का आकार और ज़्यादा बढ़ा देती है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है वो अब एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करने लग जाती है। यानी ये जो कोशिका है वो यहाँ पे ये बना रखी है। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका यहाँ पे नाम दिया है, इसी कोशिका का यहाँ पे दूसरा नाम हो गया गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्यों कहा है, इसका कारण यह है कि यह आगे चल करके गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी, इसीलिए इसको बोला है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये कैसे करेगी इसको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंतरिक अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, बीजांड वरंत, तो ये सब बन गए। और ये बीजांड काय
ये बन गया। तो अब फाइनली बीजांड के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो हो जाती है मर्दूत की। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये वाली, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। और आपको पता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 कोशिकाएं आपको दिख रही है। ये चारों कोशिकाएं बनी हैं इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से। इन कोशिकाओं को कहते हैं गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से बन जाते हैं 4 गुरु बीजाणु। तो अर्धसूत्री विभाजन से बने तो ये होंगे अगुणित यानी स्मॉल n। तो ये अगुणित हो जाएंगे। अब ये जो गुरु बीजाणु बने ये एक रेखीय क्रम में होते हैं। तो आप देख सकते हैं रेखीय क्रम के अंदर बन रहे हैं। अब इन 4 गुरु बीजाणुओं में से ये जो 3 गुरु बीजाणु हैं जो बीजांड द्वार की ओर है वो तो हो जाते हैं नष्ट। जैसे कि आप अगले चित्र में देख सकते हैं ये 3 गुरु बीजाणु ये तो हो गए नष्ट। और एक गुरु बीजाणु ये वाला जो निभाग की ओर है यानी ये वाला वो रहता है कार्यशील, मतलब वो क्रियाशील रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो इसका नाम हो जाएगा कार्यशील गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से कार्यशील गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन। अब ये अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन थ्योरी में एक बार वापस से देख लेते हैं। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम बीजांडकाय बीजांडासन से एक छोटी सी अतिवृद्धि के रूप में विकसित होता है। इस अवस्था में इसकी समस्त कोशिकाएं विभज्योतिकी होती है। यह विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह एक कोशिकीय बाह्य त्वचा से घिरा होता है। अब बाह्य त्वचा के नीचे स्थित कोई भी एक कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है तथा अपने स्पष्ट केंद्रक के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इस कोशिका को आर्की स्पोरियल कोशिका कहते हैं। यह आर्की स्पोरियल कोशिका परिणत विभाजन द्वारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजित हो जाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर बीजांडकाय के आकार में वृद्धि करती है। तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में विभाजित हो जाती है। ये चारों गुरु बीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम बीजांडकाय के बाहर आंतरिक अध्यावरण तथा उसके बाहर बाह्य अध्यावरण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बने 4 गुरु बीजाणुओं में से बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा एक गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर होता है क्रियाशील रहता है। अब दूसरी प्रक्रिया का नाम है गुरु युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन का अर्थ होता है कार्यशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का निर्माण होना कहलाता है गुरु युग्मक जनन। तो ये कार्यशील गुरु बीजाणु से
मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश कैसे बनेगा, इसको अपन समझेंगे। ये बीजांड का जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये बीजांड बन गया था गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया से। इस बीजांड के अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं वो है कार्यशील गुरु बीजाणु। ये जो कार्यशील गुरु बीजाणु है, इससे आगे बनेगा मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश। तो वो किस प्रकार से बनेगा उसे अपन समझेंगे। तो ये जो चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों में गुरु युग्मक जनन प्रक्रिया को समझाया गया है, यानी गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण को समझाया गया है। तो समझते हैं इसको। तो समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो कार्यशील गुरु बीजाणु है जो यहाँ पे इस चित्र में दे रखा है, इसको अलग से बना देते हैं बाहर। तो यहाँ पे बना दिया कार्यशील गुरु बीजाणु। ये कार्यशील गुरु बीजाणु सबसे पहले आकार में वृद्धि कर लेता है। तो अगला चित्र देख सकते हैं आप। गुरु बीजाणु ने आकार में वृद्धि कर ली और इसका ये जो केंद्रक है, ये समसूत्री विभाजन से दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक केंद्रक ये हो गया और एक केंद्रक ये हो गया। तो दो केंद्रक हो गए। अब ये केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, यानी ये केंद्रक जाएगा ऊपर वाले ध्रुव की ओर और ये वाला केंद्रक जाएगा नीचे वाले ध्रुव की ओर। तो ये केंद्रक ध्रुवों पे जाके सेट हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे और फिर दो बार समसूत्री विभाजन करेंगे। तो यहाँ पे भी दो बार समसूत्री विभाजन होगा केंद्रक में, और यहाँ पे जो केंद्रक आया है उसमें भी दो बार समसूत्री विभाजन होगा। तो ध्रुव पे चार चार केंद्रक हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी चार केंद्रक हो गए और यहाँ पे भी चार केंद्रक हो गए। तो प्रत्येक ध्रुव पे चार चार केंद्रक हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब ध्रुव के अंदर जो चार चार केंद्रक है उनमें से कोई भी एक केंद्रक बीच में आएगा, जैसे इधर से एक आ जाएगा, इधर से एक आ जाएगा। तो टोटल दो केंद्रक आ जाएंगे बीच में। तो बीच में दो केंद्रक आ गए। तो अब ध्रुव पे तीन तीन केंद्रक बच जाएंगे, जैसे यहाँ पे तीन केंद्रक हो गए, इस ध्रुव पे भी तीन केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक केंद्रक जो था उससे बन जाएंगे टोटल 8 केंद्रक। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, ये जो बीच में केंद्रक आए हैं इनको कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक, क्योंकि ये केंद्रक जो आए हैं वो आए हैं ध्रुवों से। तो ध्रुवीय केंद्रक हो जाएंगे टोटल 2। अब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य विभाजन जब होगा तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना बनेगी, जिसे कहा जाएगा मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश। तो आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं ये मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का है। अब ये जो मादा युग्मकोद्भिद है इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 3 कोशिकाएं हैं, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, इनका नाम है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तो ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं रहेगी ऊपर की साइड में, मतलब बीजांड के अंदर जो निभाग है उस साइड में रहेगी। और 3 कोशिकाएं जो नीचे की ओर है, उनमें से जो बीच वाली बड़ी कोशिका है नाशपति की जैसी, उसको तो कहा जाता है अंड कोशिका, या इसको मादा युग्मक बोल दो। और इसके साइड में जो 2 कोशिकाएं हैं उन्हें कहा जाता है सहायक कोशिकाएं। और अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं को मिलाकर के कहा जाता है अंड समुच्चय। और बीच वाली जो कोशिका है उसको कहा जाता है केंद्रीय कोशिका, और इसमें 2 होते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो इस प्रकार से 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना का निर्माण हो जाता है। उस संरचना को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश। तो इस प्रकार से अपन ने गुरु युग्मक जनन प्रक्रिया को पढ़ लिया। तो इस प्रकार बीजांड का परिवर्तन कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो अभी अपन ने पढ़ा है
इसको एक बार वापस से देख लेते हैं। कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु युग्मक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्रक सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब प्रत्येक केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। ध्रुव के चारों केंद्रकों में से कोई भी एक केंद्रक मध्य की ओर गमन करता है, जिससे मध्य पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है, जिन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में एक अंड कोशिका यानी मादा युग्मक तथा इसके पार्श्व में 2 सहायक कोशिकाएं होती है। एक कोशिका मध्य में होती है, जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। अब 2 पॉइंट अलग से आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है, सहायक कोशिकाओं की सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाएं बन जाती है, जिन्हें कहा जाता है तंतुमय समुच्चय। और ये जो तंतुमय समुच्चय हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों का स्त्रावन करते हैं। और वो जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या करते हैं, वो पराग नलिका को सहायक कोशिका की ओर आकर्षित करते हैं। यानी जो पराग नलिका है उसको सहायक कोशिका की ओर ले जाने का काम वो करते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का विकास होना एक बीजाणुज विकास कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन ने बीजांड का परिवर्तन पूरा पढ़ लिया।